हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th बच्चों, हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी यानी कि कार्य और ऊर्जा, ये लेसन हम लोग का चल रहा था। इस लेसन की थियरी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके थे, एक बार फिर से हमने इसको पढ़ लिया और इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कुछ और अभी बाकी हैं और आज उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो बच्चों, आप अपनी पेन, कॉपी, किताब सब अपने पास रखिए इस वीडियो को देखने से पहले, ताकि आपके सामने वो सारी चीजें उपलब्ध हो जिनसे आपको किसी भी सवाल को लगाने में मदद मिलेगी। यानी कि जैसे आपको ये सवाल बताया जा रहा है, आप अपने किताब में उस सवाल को देखिए, क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या हमें फाइंड करना है, फार्मूला कौन सा हम लोग अप्लाई करेंगे, ये सभी चीजें आपको उसमें क्लियर करना है और उसको लिख लेना है। मैं जैसे जैसे सवाल बताऊंगा उसके पहले आप ये ट्राई करिए कि आप उसको सॉल्व कर पाएं, सॉल्व करके उसका आंसर आप निकाल पाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह से, ताकि आपको अगर कोई सवाल मिले तो आप आसानी से उसका कर सकें, सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, तो मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूं कि अपनी पेन, कॉपी, रफ और किताब आप अपने सामने रख लिए होंगे, ताकि इस सवाल को मेरे बताने से पहले आप सॉल्व कर लें। बहुत अच्छा लगेगा ऐसा अगर आप करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग 9 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन। तो बच्चों, जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि 40 किग्रा द्रव्यमान का एक पिंड है। कितना? 40 किलोग्राम। तो 40 किलोग्राम को कैसे हमें पता चलेगा ये किस चीज का मान दिया हुआ है? तो साफ लिखा 40 किलो द्रव्यमान का एक पिंड है। इसका मतलब है पिंड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? ये हो गया आपका पिंड का द्रव्यमान। पिंड के द्रव्यमान को हम यहां से दिखाएंगे और इसका मान है 40 किलोग्राम। 40 किलोग्राम है। इसके बाद से दिया हुआ है कि धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक हम उसको उठा रहे हैं, यानी कि 40 किलोग्राम का जो पिंड है उसे पृथ्वी की सतह से हम उसके ऊपर कितना 5 मीटर तक उठा रहे हैं। तो पृथ्वी तल से ऊंचाई कितनी होगी? पृथ्वी तल से ऊंचाई, इसकी जो पृथ्वी तल से ऊंचाई होगी इसको यह से दिखाएंगे, कितना हो गया? 5 मीटर के बराबर हो गया। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाए तो जब पिंड ठीक आधे रास्ते पर का मतलब हो गया 5 मीटर टोटल हमने उसको उठाया, और जब वह चलते 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 आधे रास्ते पहुंचा, इसका मतलब कितना नीचे आया? 2.5 मीटर नीचे आ गया। तो आधे रास्ते पर पहुंच गया, उस समय इसकी गतिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। तो बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण में आपको बताया गया है कि जितना उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, कमी आएगी, उतना ही उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आप गतिज स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे आधे रास्ते के लिए और उसको क्या कर देंगे आप? गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो जी का गुरुत्वीय त्वरण कितना लेना आपको? गुरुत्वीय त्वरण जो है मान जी, ये आपको ले लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। 10 मीटर प्रति सेकंड का गुरुत्वीय त्वरण आपको ले लेना है। ठीक है, तो 10 मीटर प्रति सेकंड का गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, यानी 5 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा उसकी कितनी होगी? तो हम लिखेंगे इसलिए पिंड की स्थितिज ऊर्जा, पिंड की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर mgh। पिंड की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो गया mgh। m की वैल्यू दी गई है, h की दी गई है, g की भी दी गई है, तो हम निकाल सकते हैं उसकी एनर्जी कितनी होगी?
ये हो जाएगा आपका u बराबर m का मान है 40, g का मान है 10, h का मान है 5। इसका मतलब ये 400 हो गया, अगुणे हो गया 5, 5 चौक हो गया 20, इसका मतलब ये हो गया 2000 जूल। यानी उसकी जो स्थितिज ऊर्जा हुई वह 200 जूल के बराबर हो गई। अब इसका सेकेंड पार्ट, तो पहला पार्ट हो गया, इसका सेकेंड पार्ट। अब इसकी आधी ऊंचाई पर होने के, अब इसको ऊपर ले जाकर के वहां से मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ दिया गया। मुक्त रूप से जब गिरने के लिए छोड़ दिया जाएगा, इसका मतलब है कि आधे रास्ते पर, तो आधे रास्ते पर कितनी ऊंचाई पर होगा? आधे रास्ते पर यदि लेना है, ये मान लीजिए यहां से 5 मीटर की दूरी पर यहां से दिखा होगा 5 मीटर। तो यहां से जब मुक्त रूप से गिरने के लिए छोड़ा गया, आधे रास्ते पर यानी कि ए से चला बी पर, और ये हो गया आपका ओ। तो यहां पर कितना दूरी हो जाएगी? तो 2.5 मीटर ये हो जाएगा। तो आधी यानी कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यदि आप लगाते हैं तो आधी दूरी पर आधी एनर्जी होगी, यानी इसका आधा ही आएगा। ठीक है, इसका आधा ही आएगा। हम लगाएंगे कैसे इसको? तो स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन गतिज ऊर्जा में आदमी इसको मुक्त रूप से जब गिराया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी ये आप निकाल सकते हैं। तो दो तरीका है निकालने का। आधी दूरी पर है तो पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 2.5 मीटर हो जाएगी, यानी आधी दूरी पर 2.5 मीटर। तो इस स्थिति में पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई, पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई, तो पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई कितनी रह गई? 2.5 मीटर। इसलिए गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा में कमी। ये हो जाएगा mgh। तो इसको अगर हम h1 मान लें तो mgh माइनस हो जाएगा mgh1। तो ये तो 2000 निकला है, और ये हो जाएगा 40 गुणे 10 गुणे 2.5। तो 2000 माइनस ये हो जाएगा आपका 1000 बराबर कितना आएगा? 1000 जूल। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप मुक्त रूप से छोड़ा गया है तो u का मान 0 करिए। u का मान 0 हो जाएगा तो उससे उसका वेग निकालिए, अब वेग निकल जाएगा तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर। तो आप इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। नहीं 11वां, तो 10वां था ना। अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए एक उपग्रह पर गुरुत्व बल द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। अपने उत्तर को आपको तर्कसंगत बनाना। मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और यहां पर कोई उपग्रह क्या कर रहा है? इसी चक्कर इसी पथ पर चारों चक्कर लगा यहां पर है स्मार्ट वेग से
तो इस पर बल लगेगा इसके सेंटर की ओर और ये इस दिशा में जा रहा है। यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमेशा कितने का बनता है? 90 अंश। तो जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ किसी कक्षा में चक्कर लगाता है तो ये जो कार्य होता है ना वो शून्य होता है। अब शून्य क्यों होगा? शून्य इसलिए होता है क्योंकि जो त्रिज्या होती है, यानी कि ये कण यहां है, 90 अंश का कोण है, यहां जाएगा, इसके वेग की दिशा इधर होगी, यहां जाएगा, इसके वेग की दिशा यहां होगी, यहां जाएगा, इसके वेग की दिशा इधर होगी, यहां जाएगा, इसके वेग की दिशा इधर होगी। जहां भी जाएगा इसकी जो वेग की डायरेक्शन होगी वह हमेशा लंबवत होगी। देखिए ये वाला इस दिशा में, ये वाला इस दिशा में, ये इस दिशा में, ये इधर दिशा में, ये इधर दिशा में, ये इधर दिशा में, ये इधर दिशा में। तो जितने हैं सब एक दूसरे के अपोजिट है। हर चक्कर में अपोजिट है। आप कह सकते हैं कि जो क्रिया रेखा है ग्रह को मिलाने वाले इसके सेंटर से पृथ्वी के, वो हमेशा क्या करती है? वेग की दिशा के लंबवत होती है। तो जब लंबवत होती है तो इसका मतलब है कि थीटा का जो मान होगा वह 90 डिग्री होगा। तो कृत कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F S cos थीटा। कृत कार्य का सूत्र क्या आपका? W इक्वल टू F S cos थीटा। तो F S cos थीटा हो गया F S और ये हो गया cos 90 डिग्री। बच्चों जो cos 90 डिग्री का मान होता है वो होता है 0। cos 90 अंश का जो मान होता है cos 90 अंश इसका मान होता है 0 होता है। तो जब cos 90 अंश का मान 0 होता है तो ऐसी दशा में जो कृत कार्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? शून्य हो जाएगा। कृत कार्य कितना हो जाएगा? शून्य। ठीक है, तो कृत कार्य आपका हो गया शून्य। यानी कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है तो एक पूरे चक्कर में उसके द्वारा जो कृत कार्य होगा वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों जो 12वां क्वेश्चन है वह काफी इजी है, जिसे आपको अपने से सॉल्व करना है। तो ये 12वां क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। सॉल्व करिए, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको ये छोड़ रहा हूं, आप नहीं लगेगा तो बताइएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13वें क्वेश्चन में दिया है कि भूसे के गट्ठे पर व्यक्ति द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति है वह अपने सर पर एक भूसे का गट्ठर रखा हुआ है। एक व्यक्ति अपने सर पर भूसे का एक गट्ठर रखा हुआ है और उस गट्ठर को लेकर के वह एक सीधी समतल सड़क पर क्या कर रहा है? चल रहा है। एक गट्ठर है, उस गट्ठर को वह व्यक्ति अपने सर पे लेके चल रहा है। ठीक, जब अपने सर पे लेके चल रहा है तो पूछा जा रहा है कि व्यक्ति द्वारा कृत कार्य होगा कि नहीं। तो बच्चों जब कोई व्यक्ति किसी भी भार को अपने सर पे लेकर के चलता है समतल सीधी सड़क पर, तो जब वह चलता है समतल सीधी सड़क पर तो व्यक्ति द्वारा कोई बल नहीं लगाया जा रहा है। बल कहां लग रहा है? उस जो गट्ठर है ना उसका भारबल नीचे कार्य कर रहा है और जो व्यक्ति है वह आगे की दिशा में बढ़ रहा है, भारबल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ऐसी दिशा में जो भार है, यानी कि जो भारबल जैसे कहा जाएगा, और जो विस्थापन हो रहा है उसके मध्य 90 अंश का कोण है। दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं और जब दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे तो ऐसी दशा में कृत कार्य होगा 0, क्योंकि cos 90 अंश का जो मान होता है वह 0। तो जब cos 90 अंश का मान 0 है इसका मतलब है कि कृत कार्य 0 हो जाएगा, लेकिन गट्ठर पर उस व्यक्ति द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। अगला है 14वां सवाल।
उष्मक भी कहा जाता है। एक विद्युत हीटर यानी उष्मक की घोषित शक्ति 1500 वाट। तो हीटर की सामर्थ्य कितनी है? हीटर की शक्ति P बराबर दे दिया हुआ है 1500 वाट। हीटर की शक्ति को 1500 वाट। अब ये 10 घंटे चल रहा है। समय कितना हो गया? समय T बराबर है 10 घंटे। इसका मतलब है 10 गुणे 60 सेकेंड। 60 गुणे 60 कर देंगे, इसका मतलब है कि ये 3600 और एक और 0 सेकेंड, 36,000 सेकेंड 10 घंटे में हो जाएगा। अब कह रहा है कि हीटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, हीटर द्वारा खर्च की गई ऊर्जा W का मान निकालना। तो सूत्र हम लोग का होता है कि P बराबर W बटे T। तो W बराबर P गुणे T। जब W बराबर P गुणे T है, इसका मतलब है कि व्यय ऊर्जा है आपका 1500 वाट। तो 1500 गुणे 36,000, इन्हीं का गुणा कर देना है। तो 1 2 3 0 2 0 यहां पर 1 2 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 0 हो गया। और 36 है और 15 है, ये हो गया 15। पूरा करा दिया जाए तो 15 से 90 की 0 और 15 दिया 45, 45 और 9 54, ये हो गया 54। इतना जूल। बच्चों ये जो आंसर है, इस आंसर को हमको किलोवाट घंटा में यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? किलोवाट घंटा, ठीक है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 जूल। तो इसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं ना, या फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो 36 6 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये दशमलव है, हट गया है, 5 0 लगेगा, इतना। इसलिए व्यय ऊर्जा 54 के बाद कितना 0 है? 6 0। अब बटे ये हो गया 36 के बाद 5 0। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 10 की पावर 6, 1 2 3 4 5। तो कितनी बार भाग जाएगी? इसी को सॉल्व करना है आपको। ये जो भाग है 1 0 2 0 2 0, तीसरा और चौथा और पांचवा, कितना बचा? 54 और बटे कितना? 36। तो 36 गुना 1 हो गया, एक बार भाग गई, बचा 4, भाग गया है 54 36, एक बार 18, ऐसे भाग गया है 18 में 18 ऐसे काट दिया जाए, 18 में 36, 18 दिया 54, 30। 30 बटे 2 बराबर 15 किलोवाट, 15 किलोवाट घंटा। 15 किलोवाट घंटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं।
16वें सवाल में दिया है कि यम द्रव्यमान का एक पिंड है, पृथ्वी पर नियत वेग स्मॉल v से गतिशील है। तो पिंड का द्रव्यमान कितना है? पिंड का द्रव्यमान बराबर यम, वेग v है। पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए कि यह विरामावस्था में आ जाए? पिंड पर कितना कार्य करना चाहिए विरामावस्था में आ जाए? तो प्रारंभिक वेग हम लोग लिखते हैं, प्रारंभिक वेग जो है इसका है u, और जो अंतिम वेग है वो है v। अंतिम वेग कितना हो गया? v। कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हमें विस्थापन निकालना है, गति के समीकरण को लगा के या फिर कार्य ऊर्जा करनी होती है। तो कृत कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। तो 1/2 m गुणे 0 माइनस 1/2 mu का स्क्वायर, इसका मतलब है कि माइनस 1/2 mu का स्क्वायर। यानी आपको हाफ mu स्क्वायर के बराबर कार्य करना पड़ेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? विरामावस्था में आ जाएगा। तो यानी किसी पिंड को विरामावस्था में लाने के लिए आपको हाफ mv स्क्वायर का कार्य करना पड़ेगा। और ये जो माइनस चिन्ह है, ये जो माइनस चिन्ह है वो ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु के ऊपर जो कृत कार्य है वह उसकी गति की दिशा के विपरीत है। यानी आपको वस्तु में जो कार्य करना है वह उस वस्तु की गति की दिशा के विपरीत करना है। सत्रहवां सवाल, सवाल नंबर 17 में दिया हुआ है कि 1500 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। तो कार का जो द्रव्यमान है, कार का द्रव्यमान, कार का द्रव्यमान दिया है 1500 किलोग्राम। इसके बाद से इस कार का वेग दिया है, कार का वेग v बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बच्चों 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको आपको सबसे पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए आपको 5/18 से क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। तो 6 से काट दे रहे हैं, 6 × 18 और 6 से काट दे रहे हैं तो 10 बचे 50 और बटे 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो 50/3 मीटर प्रति सेकेंड मान आ गया इसका। अब हमें क्या करना है? गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन करना है। तो कार को रोकने के लिए कृत कार्य, तो कृत कार्य का मतलब हो जाएगा वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो 1/2 mv का स्क्वायर, तो 1/2 m का मान कितना है? 1500 और इसका मान हो जाएगा 50/3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 गुणे 1500 गुणे 2500 और बटे 9। 3 से 3 कट जाएगा, 3 आ गया और
बटे हो गया 500। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 25 5 से 125, 125 2 2 4 0 और बटे हो जाएगा 6। तो 20 छका 120 होता है, तो यह आएगा मान आपका 20,084,4। ठीक है, 4 भाग दे दीजिए, तो हम लोग भाग इसको इस बना सकते हैं 125 और गुणे 10 की पावर 4 बटे 6। तो 6 गुना के 12 भाग कट गई, 30 5 हो गया, तो फिर 10 मिनट लगा दे रहे हैं, 50 8 छका 48, 20 आ गया, 3 हो गया, गुणे 10 की पावर 4 जूल। तो 20.84 जूल इतना हो जाएगा। आप भाग जवाब इसको सही देख लीजिएगा कितना मान आता है कि। तो बच्चों ये जो आपका कार्य सामर्थ्य ऊर्जा वाला जो लेसन है ये आपका फिनिश हो गया। ठीक है, कुछ और न्यूमेरिकल्स यदि बचे होंगे तो आप उसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने की, नहीं आएगा तो आप जरूर उसको बताइएगा, उससे सॉल्व करा दिया जाएगा।